दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यूपीएससी नहीं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे। यूपीएससी में एक फिक्स कैलेंडर आता है। इस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए एस्पायरेंट्स अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन जब बात पब्लिक सर्विस कमीशन की आती है तो रिक्रूटमेंट डिलेज देखे गए हैं। आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हाई रहता है, पेपर लीक्स हो जाते हैं, नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं। इन सारी चीजों की वजह से जो रिक्रूटमेंट जिस टाइम पे होना चाहिए नहीं हो पाता है। ऐसा लग रहा है कैंडिडेट्स की जो करियर है, कैंडिडेट का जो लाइफ है, उसके साथ मजाक चल रहा है। इवन कई कैंडिडेट इसी चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आइए इस मुद्दे को डिटेल में डिस्कस करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं इसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं, डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं सिन्हा क्लासेस पे। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। आजादी से पहले ही जब हमारे देश में स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो लीडर्स थे वो इंटेलेक्चुअली अवेयर थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक न्यूट्रल बॉडी बनाने की मांग की। उन्होंने मांग की कि एक ऐसी बॉडी क्रिएट की जाए जो जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना रहे, कम से कम रहे, और ये बॉडी देश के लिए सिविल सर्वेंट प्रोक्यूर करने का काम करे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1918 में मॉन्टक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का रिकमेंडेशन देती है, जिसके बाद 1926 में यूपीएससी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपके सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने का काम करती है। इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आगे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। यही एक्ट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात करता है। ये एक्ट बताता है कि हर प्रोविंस के बाद एक कमीशन होना चाहिए जो उस प्रोविंस के लिए पब्लिक सर्वेंट्स का, सिविल सर्वेंट्स का प्रोक्योरमेंट, रिक्रूटमेंट कर सके। इन दोनों ही बॉडीज को, चाहे आप यूपीएससी की बात करें चाहे स्टेट पीएससी की बात करें, 1950 में आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है अंदर आर्टिकल 315 से लेके 323 के अंडर में, जिसको आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा भी होगा। इन बॉडी का काम था, ये जितने भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन का बात करो चाहे यूपीएससी की बात करो, इनका काम है कि जो भी एस्पायरेंट्स को, जिन भी कैंडिडेट्स को हायर किया गया है, उनको मेरिट के बेसिस पे हायर किया जाए। जो मार्क्स आ रहे हैं, जो जिस हिसाब से रिटर्न में मार्क्स आ रहे हैं, फिर इंटरव्यू हो रहा है, तो जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो जिनके मार्क्स हायर है, मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे इनका रिक्रूटमेंट हो। लेकिन आज की डेट में यूपीएससी ने जहां एक तरफ अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करके रखा है, वहीं पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। एग्जाम प्रोसेस में डिले होना, करप्शन, कंट्रोवर्सीज, डिफरेंट कोर्ट केसेस, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो लोगों के बीच में और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है। चलिए इन सारे मैटर्स को देखते हैं, आखिर क्या है वो इश्यूज जिनकी वजह से ये गैप और बढ़ता ही जा रहा है। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखा जाता है। आप देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया कि ये जो चेयरमैन का सिलेक्शन होता है, ये किसी खास पार्टी के फेवर में रहते हैं। मेरिट के बेसिस पे जो भी क्राइटेरिया आते हैं, जिसके बेसिस पे जो चेयरमैन है या मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। जो पर्सन पॉलिटिकली एक्टिव है या किसी खास पार्टी से बिलोंग करता है या जिस रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है, उसको चेयरमैन या पब्लिक सर्विस कमीशन का उसको मेंबर नॉमिनेट कर दिया जाता है। दूसरा इशू है आपका पुअर मैन पावर प्लानिंग। आपका सेंटर पे हमारे पास डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, बट स्टेट के पास ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है, कोई ऐसी डेडिकेटेड बॉडी नहीं है जो हर साल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कैलेंडर निकाले, टाइमली प्रोसेस एग्जाम कंडक्ट कराए। इसकी वजह से जो वैकेंसीज होती है वो भी आपका इरेगुलर रहती है, अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम्स होते हैं, कब एग्जाम होगा, कितना डिले होगा, एग्जाम की डेट आ गई तो और कितना ज्यादा खिंच जाएगा। सो ये सारे इश्यूज देखे जाते हैं। वीक एग्जाम प्रोसेस, देखो जो सिलेबस है ना, उसको भी ना जाने कितने टाइम से आउटडेटेड है, वो भी कितने टाइम से अपडेट नहीं किया गया है। लोकल बाइसनेस होती है, प्रिपरेशन भी बहुत पुअर है। सिलेबस को अपडेट करना बहुत जरूरी है, जो भी रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से, क्योंकि यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है। आप देखो यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है, हम लोग कहते हैं ना यूपीएससी जो है एक इवॉल्विंग है, हर साल एक नया पैटर्न लेके आता है हर साल। बट अगर वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो एक आउटडेटेड सिलेबस को फॉलो कर दिए, एक फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, या फिर एक नॉन स्टैंडर्ड पैटर्न आ जाता है। तो हो सकता है पूछ ले कि आपके घर के बगल में घर के बगल में जो रेलवे स्टेशन बन रहा था, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या था। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस, मतलब कहने का सेंस है, बहुत ही वेग काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। तो ये भी एक इशू है। फ्रीक्वेंट लीगल चैलेंजेस, कोर्ट केसेस बहुत ही फ्रीक्वेंट है, बहुत ही फ्रीक्वेंट है। और गवर्नमेंट चेंज हुई, पता लगा पूरा का पूरा एग्जाम ही कैंसिल करा दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में तो बहुत बार देखा गया है। तो इस तरह के इश्यूज के बाद हमेशा एक लीगल चैलेंज चलता रहता है, हमेशा कोर्ट केसेस चलते रहते हैं।
ये सारे मेजर इश्यूज है जिसकी वजह से जो पब्लिक सर्विस कमीशन पे ट्रस्ट है लोगों का वो कम होता जा रहा है, एस्पायरेंट्स का विश्वास उठता जा रहा है, उनके ऐसा फील होने लगा है कि उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रिफॉर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल दोनों रिफॉर्म्स की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, उनको भी विल पावर दिखानी होगी कि नहीं, हमें अपने स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको बच्चों के लोगों के भले के लिए, बच्चों के भले के लिए बनाना है। ये जो एग्जाम में डिलेज हो रहे हैं, कैंडिडेट के मेरिट लिस्ट में ऊपर नीचे नामों को चेंज किया जा रहा है, घूस लेके कैंडिडेट्स को भर्ती कराया जा रहा है, इन सब चीजों को रोकना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दिखानी होगी। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो डेडिकेटेड स्टेट पर्सनल मिनिस्ट्री लाइक डीओपीटी, जैसे डीओपीटी आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर पे है, वैसे ही स्टेट में भी एक ऐसी बॉडी क्रिएट करनी होगी जो कैलेंडर दे, जो रेगुलर नोटिफिकेशन निकाले, जो डेट फिक्स करे कि इस दिन आपका प्री होगा, इस दिन आपका मेंस होगा, सो दैट एस्पायरेंट्स भी उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन मेंबरशिप, जो अभी मेंबरशिप है, कहीं ना कहीं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको भी जो मेंबर्स अपॉइंट हो रहे हैं इनकी अपॉइंटमेंट में कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी खास पार्टी से या रूलिंग पार्टी वाले लोग वहां पे आएंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन में उनकी नियुक्ति ज्यादा होगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, कोई भी पार्टी है अगर वो अपने लोगों को या अपने फेवर वाले लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर डाल देती है, सो ये ऐसे कैंडिडेट लेकर के आएगी जो उस रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करे, ठीक है, जो किसी खास आइडियोलॉजी की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। अब ऐसे लोग अगर आएंगे गवर्नमेंट में, सो ये लोग लोगों के लिए कम और उस पार्टी के लिए ज्यादा काम करेंगे। तो इसलिए जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो ये बॉडी है, इसका न्यूट्रल रहना बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो पीरियोडिक सिलेबस को रिवीजन करना चाहिए, जो भी सिलेबस है उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे हैं कई स्टेट्स के सिलेबस रिवाइज ही नहीं हो रहे हैं। ट्रांसलेशन एंड एग्जाम स्ट्रक्चर, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम स्ट्रक्चर को भी टाइम टू टाइम मॉडिफाई किए जाने की जरूरत है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मॉडरेशन, यूपीएससी स्टाइल इंटर स्टेट नेशनल एक्सपर्ट्स, जो चेकिंग होती है, अब देखो स्टेट में जो चेकिंग होती है वो कहीं ना कहीं लोकल एक्सपर्ट्स पे डिपेंड करता है। आपका क्यों लोकल एक्सपर्ट्स पे डिपेंड करना, जब ओवरऑल इंडिया तो ओवरऑल एक है, तो आप दूसरी स्टेट से भी एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो ना। आप उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट, जो भी सब्जेक्ट की चेकिंग होनी है, जो भी सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन बनाना है, तो आप कहीं से भी बुलाओ, मेरिट बेसिस पे बुलाओ, सो दैट एक अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया जा सके, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जा सके और चेकिंग भी अच्छे तरीके से की जा सके। एडमिन कैपेसिटी, सीनियर ऑफिसर्स एज सेक्रेटरीट्स, देखो यहाँ पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम किए जाने की जरूरत है। जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे वर्क किए जाने की जरूरत है, सो दैट एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और नॉर्मलाइज किया जा सके, ये जो डिले होते हैं, इस तरह के इश्यूज आते हैं, उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो हमारा जो वे फॉरवर्ड में मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं क्राइसिस से क्रेडिबिलिटी की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। आज करंट क्राइसिस की बात की जाए तो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया है। इस चीज को कन्वर्ट किए जाने की जरूरत है। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट में आपके मार्क्स के बेसिस पे जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका ही सिलेक्शन होना चाहिए, टाइमली रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वे में रिक्रूटमेंट होना चाहिए। मेरिट लिस्ट में जो धांसलेबाजी होती है उसको रोकने की सख्त जरूरत है। और ये कैसे आएगा? जो रिफॉर्म्स अभी हमने बात की, जो हमने अभी ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की बात की, जो हमने अभी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की, इन रिफॉर्म्स के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं क्राइसिस से क्रेडिबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। और तब जाकर के हम लोग लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में अपने जो गवर्नमेंट है अपना ट्रस्ट गेन कर पाएगी, तब गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ पाएगी। और ये सब चीजों के लिए सबसे पहली जो चीज जरूरी हो जाती है वो है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ट्रस्ट डेफिसिट सराउंडिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन is a result of both structural flaws and the procedural weakness. Critically examine. 150 वर्ड्स यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है अराउंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल दोनों के अंदर कमियों की वजह से है। तो इस चीज को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आपको 150 वर्ड्स में ये आंसर लिखना है। ट्राई करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब सब जगह कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको काफी सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी जुड़े रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एनालिसिस के साथ। स्टे ट्यून टू सिंगा क्लासेस।